अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मासूम शाह सीरीज़ चल रही हैं जहां हम अल्टीमेट विजन्स डेवलप कर रहे हैं मासूम शाह के और उनकी बेगम आयशा के, और इस प्रोसेस में हम अपने भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके जो है रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। ठीक है, और शुक्रिया बहुत बहुत कि आप टाइम निकाल रहे हैं और ये सब वॉच कर रहे हैं। चंद बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाबर हुसैन साहब और आतिफ अब्बासी साहब और अब्दुल्ला उस्मान साहब। पहले तो ये था कि अब ताक रातें शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह लोग इबादत करेंगे, कर भी रहे हैं रातों को। तो मैं अपने घर में भी नोट कर रहा हूँ कि रात को माशाल्लाह जागने की कोशिश की जा रही है और फिर फजर पढ़ के लोग आराम करना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो मुझे कल पता चला कि कुछ लोगों को कुछ मशक्क़त हो रही है हमारे सेशंस करने में। तो क्या आप हजरात का क्या ख्याल है, क्या हम इन टॉक्स को ले जाएं सेकंड हाफ में? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 या 4 से 5 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो आपका क्या ख्याल है, तो मुझे बताइए क्योंकि चंद बहुत अहम टॉपिक्स रहते हैं अभी कि मैं चाहता हूँ वो कंप्लीट हो जाएं। तो आप लोगों को क्या राय है बताएं, 3 से 4 पे लेके जाएं या 4 से 5 पे लेके जाएं? 5 से 6 भी हो सकता है। तो आपका क्या वो है, फीडबैक क्या है? बिलाल, आतिफ साहब, अच्छा समीर साहब फरमाएं कि नहीं लेके जाएं। बाबर हुसैन कह रहे हैं 4 से 5 इज़ गुड टाइम। डॉक्टर साहब 3 से 4 कह रहे हैं। मुराद अली 3 से 4 कह रहे हैं। नहरोज़ बेग नाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, नाइट में भी हो सकता है। तो क्या रात बेहतर है या 3 से 4, 4 से 5 बेहतर है? रात मिसाल के तौर पे इट कैन बी समथिंग लाइक 10 to 11, 10 से 11 या 9:30 से 10:30। तो 4 to 5 इज़ बेटर। ठीक है, चले बताइए। हाँ, 4 to 5 ज़्यादा आ रहा है। 4 to 5 इज़ मच बेटर। हाँ, कुछ लोग कैलुला करते हैं तो वो 3 बजे, जैसा जोहर पढ़ के कैलुला करेंगे तो 3 बजे उठना मुश्किल होगा। रात नहीं, ओके। चलिए काम कर लेते हैं। 10 to 11 इज़ गुड, ये कुछ कह रहे हैं रात को। एक काम कर लेते हैं, हम 4 to 5 करते हैं कल, और फिर हम देख लेते हैं कि कैसे इसका एक्सपीरियंस है। लेकिन फजर के बाद जो है ना, मुझे पता है कि मुश्किल हो रही है लोगों को ना, तो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश भी हों इस बारे में। तो कल से, आज का दिन तो हो गया इंशाल्लाह, सैटरडे, कल संडे है। कल हम इंशाल्लाह 4 to 5 करेंगे, 4 PM to 5 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा कि कल हमारा सेशन होगा 4 to 5 PM। ठीक है बाबर हुसैन साहब, गुड। अच्छा, अब दूसरी बात जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको तो नोट कर लें प्लीज़। मेरे पास माशाल्लाह लोग भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे अपने विजन जो वो सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था,
ख़वातीन और हज़रात कि प्लीज़ एक तो काम डाउन, डोंट वरी अबाउट इट। ये टाइम लेंडर्स और द मोस्तार इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं, कंसिडर दीज इंस्टीट्यूशंस एज योर परमानेंट रिसोर्स इन लाइफ। जब तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, सेहत दी है, जान दी है, इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हैं, ठीक है। और वी विल बी देयर टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू। और यही 18 साल से हमारी पॉलिसी रही है। हाँ, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी रिसोर्सेज कम होते हैं, टाइम कम होता है, लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हमें, तो हम थोड़ा आपको शायद वेट करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लेंडर्स में तो हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम अवेलेबल है माशाल्लाह, अंडर द CEO-शिप ऑफ यमीनुद्दीन साहब। मोस्तार इंस्टीट्यूट के अंदर कोई 15 लोगों को मैं डेवलप कर रहा हूँ एज लाइफ कोचेज़, और वो माशाल्लाह तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा लोड हम ले सकेंगे। तो हमारी रिसोर्सेज की कमी की वजह से शायद टाइम लगेगा, लेकिन हम वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है। चाहे वो ट्रेनिंग हो, कंसल्टिंग हो, कोचिंग हो, काउंसलिंग हो या नेटवर्किंग हो, टू पुट यू इन टच विद पीपल हु कैन असिस्ट यू, ये हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। और हमारे पास हर तरह की कॉल्स आती रही हैं इन द पास्ट 18 ईयर्स। यानी सलेमान साहब जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, सलेमान साहब जो है बंदे नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, सलेमान साहब बिज़नेस शुरू किया है, फंड्स नहीं मिल हैं, इन्वेस्टर चाहिए, हम क्या करें, सलेमान साहब बहुत पैसे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करें, सलेमान साहब शादी नहीं हो रही, क्या करूं, शादी हो गई क्या करूं, दूसरी शादी नहीं हो रही क्या करूं, दूसरी शादी हो गई है क्या करूं। एक दफ़ा फ़ोन आया कि जी ये ना बहादुराबाद के अंदर लेडी योगा इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, सास से नहीं बन रही क्या करूं, बहू से नहीं बन रही क्या करूं, दोनों से एक साथ नहीं बन रही क्या करूं। और एक आया था मुझे मैसेज कि मुझे अपनी बेगम साहिबा से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत हो गई है, इंतहाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं क्या करूं, कैसे इसको मैनेज करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं हर वक्त उनका सोचता रहता हूं, मैं वो नाराज़ हो जाती हैं तो मेरा डिप्रेशन हो जाता है। तो उनको भी हमने कोई दिया नुस्खा, ये करो। तो जब सारे लोग हेल्थ के इश्यूज़ हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे क्या करूं। अच्छा देखें, हमारे ट्रेनिंग्स पिछले 18 साल में हमारे ज़रिए और वो लोग जो हमारे से सीख कर जो पढ़ाते रहे हैं उनके ज़रिए तकरीबन कोई 50,000 से लेकर 1,00,000 लोग समवेयर इन बिटवीन हमारी ट्रेनिंग्स कर चुके हैं। जो लोग हमारी ट्रेनिंग्स करते हैं, हमारी सर्विसेज लेते हैं, हम कहते हैं टाइम लेंडर्स फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें उलमा कराम भी है, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, इसमें आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, समझे, इंटेलिजेंस के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं, देहातों के लोग हैं, वडेरे हैं, प्रोफेसर, हर तरह के लोग हैं। तो हम करते ये हैं कि अगर हम अपने डेटाबेस में देखते हैं, अगर आपके काम के हिसाब से कोई साहब हमें मुनासिब लगते हैं तो हम आपको उनसे कनेक्ट करवा देते हैं, तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये सब कुछ हम करते हैं, आप फिक्र नहीं करें, बस व्हाट्सएप करें, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़, बुरा ना मानिएगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप लिख दें इमरजेंसी, ताकि हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। लेकिन इमरजेंसी हो तो क्या इमरजेंसी है, ये ना हो कि वो कहते हैं कि शेर आया शेर आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कहानी में सुना देता हूँ।
एक क्वेश्चन है कि लाइफ कोचिंग की फ़ीस क्या होती है, वो तो भाई आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है। वो 500 रुपये से शुरू होती है per session and goes up to $750 per session. It goes from 500 rupees to $750 per session. अब डिपेंड करता है आप कौन है। अभी एक बहुत बड़े बिलियनर हैं इंग्लैंड में, उनके बेटे का मैसेज आया अभी मुझे, तो उनको मैंने यही कहा कि भाई $750 per hour, एंड आई एम श्योर ही विल पे, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन वो डिपेंड करता, परेशान मत हो, विल कम अप विद अ सोल्यूशन। हाँ, मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो विल वर्क, कुछ सोल्यूशन ले उठा लेंगे। आप पैसे नहीं दे सकते तो आप हमारी बकरियों को चराने लेके जा सकते हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, है ना। एक साल में मुझसे कहा था कि सुलेमान साहब आप मुझे वर्कशॉप में आने दीजिएगा, पैसे मैं नहीं दे सकता, लेकिन रोज़ाना सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और एक दो और सूरत है, ये 4 सूरह, 2 या 3 जो भी सूरह पढ़ूंगा रोज़ाना, और 1 साल तक आपको रोज़ाना बख्शूंगा। तो मैंने फ़ौरन उनका करवा दिया भाई, और मैंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी कंपनी को। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह माफ़ करे, इतना कुरान तो हम खुद अपने लिए नहीं पढ़ पा रहे, ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत है भाई, ये तो प्राइसलेस चीज़ है। तो कोई ना कोई कर लेंगे, मसला, परेशान मत हो। योर एबिलिटी और इनएबिलिटी टू पे विल नॉट बी अ फैक्टर इंशाल्लाह इन टेकिंग आवर सर्विसेज, चाहे वो टाइम लेंडर्स हो या यहाँ हो। टाइम लेंडर्स में भी हम कोई ना कोई निकाल लेते हैं सोल्यूशन, कुछ कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हमारी टीम कर लेगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, ये बात हमने कर ली, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग मुझको छेड़ रहे हैं, हाँ छेड़ लें, लेकिन एक रूल है हमारा टाइम लेंडर्स में भी और मोस्टार इंस्टीट्यूट के अंदर भी। अगर किसी वजह से आप फुल पे नहीं कर पा रहे और हमने फील किया कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे किसी सर्विस में, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, जो भी है, तो जो हमारी सर्विस होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। आप $750 पे कर रहे हो या 500 रुपीज़ पे कर रहे हो, यू विल गेट इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है, यू विल गेट द सेम सर्विस, वही अटेंशन मिलेगी, वही होगा। तो ये एक हमारे पॉलिसी है, कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहल्ले में एक सब्ज़ी वाला है, वो आता है कोचिंग के लिए, तो माशाल्लाह से उसको वही सर्विस हमने दी है, माशाल्लाह उसका बिज़नेस काफ़ी ऊपर चला गया है, और 1 महीने में ही वो प्रॉफिट में आ गए थे हज़रत। तो उनको हम सर्विस में वो नहीं करते, सर्विस वही मिलती है, वो आते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आगे, आई थिंक काफ़ी हो गया आज, सॉरी ये चीज़ें। लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो बात चल रही थी कि हमने बड़ा विजन सोचना है, आप लोग मुझे भेज भी रहे हैं अपनी सोच, एंड आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल रेकमेंड कि क्या करना चाहिए। अब जब आपने बड़ा विजन सोच लिया कोई भी, तो करना क्या है, सवाल ये करना क्या है। वो अब हम आपको बताते हैं मासूम शाह साहब की तरफ जाकर, ठीक है। तो मासूम शाह साहब ने भी सोचा, तो मासूम शाह साहब का अंदाज़ा हुआ कि ये जो कराची में स्ट्रीट्स पे लोग हैं ना,
भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो चूँकि मासूम शाह का दिल नर्म था तो उनको ख्याल हुआ कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मांगते फिरते हैं। अब इनमें कौन सही है, कौन डिज़र्विंग है, कौन नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां मांगती हैं पैसे। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैं ड्राइव कर रहा था, चंद साल पहले की बात है, और एक पॉइंट पे मैं देखा छोटा सा बच्चा बैठा खड़ा है। रात के 11 बजे थे। तो मैंने कहा बेटा कहाँ क्या कर रहे हो यार? कहने लगा मैं वहाँ जा रहा हूँ कोरंगी की तरफ। तो मैंने कहा बैठ जाओ। बैठ गया। हाथ में फूल थे बेचारे के। बातचीत शुरू हो गई तो वही उसने कहानी सुनाई। वालिद का इंतकाल हो चुका है, इस तरह से कहा, अम्मी हैं, बहनें हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब वो पॉइंट आया उसको उतारने लगा तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए। उसने कहा कि साहब मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ साहब, तो आप ये मेरे पास फूल हैं, ये फूल आप ख़रीद लें। अब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है उस डिस्कशन की, लेकिन मैंने कहा कि फूल तो यार अभी ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगे साहब देखें फूल ले लें वरना कोई बात नहीं। और मैं इतना मुतासिर हुआ कि पता नहीं यार ये क्या खुददार बच्चा है। तो मैं कहा चलो फूल दे दो तुम। अब हमें पता नहीं होता कि कौन है सामने ना, किस वो मसले से खड़ा हुआ है, वो प्रोफेशनल है, वो नहीं है, वो किस परेशानी में है। अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही जानते हैं। एक केस हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने की। हमारे पास एक बच्ची आती थी कोचिंग में। अच्छा प्लीज़ गेस मत करें कि कौन सी बच्ची थी, क्या तब थी, एक यंग बच्ची थी। तो वो किसी वजह से घर से नाराज़ होकर चली गई। अच्छा अब हुआ ये कि वो कहाँ जाएगी, तो वो जाकर एक स्टोर के सामने बैठ गई और निकाब में लड़की बैठी है। अब क्या हो रहा है कि वो कोई मोटरसाइकिल वाला पूछ रहा है, कोई जाते हुए कोई साहब पूछ रहे हैं क्या हुआ है, कौन हो, क्या कर रही हो। अच्छा अब मैं आई कैन टेल यू मुस्तफा अमीन साहब कि बहुत से लोगों ने पता नहीं क्या क्या उस बच्चे के बारे में गुमान किया होगा। अब क्या पता कि पता नहीं भीख मांगने के लिए बैठ गई है, किस लिए बैठी हुई है, क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि इतनी बड़े घराने की बच्ची है, माशा वेरी वेल्दी फैमिली, अच्छे लोग। अब कोई इशू हो गया था ना, क्या पता। तो एक रूल समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि कभी भी आप किसी इंसान के बारे में गुमान बदगुमानी मत करें, मत करें, मत करें। मैं हाथ जोड़ता हूँ मत करें, जब तक प्रूफ ना हो मत गुमान करें। हमें पता ही नहीं क्या सिचुएशन है सामने। डोंट जज पीपल ईजिली। आपका प्रूफ है ठीक है, प्रूफ नहीं है मत करें। ये बदगुमानी में आता है, सूए जन है। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जन सिखाया, अल्लाह के नबी ने हुस्न जन सिखाया। तो अब ये मासूम शाह साहब को हम समझा रहे हैं कि अगर आपने ये काम करना है बेगर्स के साथ तो आपने अपने अंदर कौन सा कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करना है, हुस्न जन वाला कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करना है। सूए जन वाला कैरेक्टर ट्रेट के साथ नहीं चल सकते आप। मैंने तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब,
उनसे एक दफ़ा पूछ लिया, डांट खाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने एक दफ़ा पूछा, हज़रत, बहुत पुरानी बात है, ये वो ज़माना था कि हज़रत इतने मसरूफ़ नहीं होते थे ना, अब तो बहुत मसरूफ़ हो गए, तो अब तो अच्छा भी नहीं लगता तंग करना उनको। तो मैंने पूछा, हज़रत वो मैं कभी किसी घर जाता हूँ, हैं जी मुज़म्मिल लुधियानी साहब, मैं घर पे जाता हूँ किसी के, तो मुझे कभी ख्याल नहीं होता कि यार इनकी इनकम हलाल है हराम है क्या है, तो क्या मैं पूछ लिया करूँ? हज़रत ने डांट दिया, कहा कि आपने, वो मुसलमान है ना, आपने ये कैसे गुमान किया कि इसकी इनकम हराम होगी? कैसे गुमान किया आपने? ये क्यों सोचा इस तरह से? एक मुसलमान हराम क्यों कमाएगा? मत इस तरह से गुमान करें, मत ये सवाल करें, खामोशी से खाएं। हाँ, अगर आपके पास सबूत हो तो ना खाएं, वरना ये मत बदगुमानी करें। आपको किसने हक दिया इस तरह के सोचने के लिए? इस तरह से ना, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, ठीक ठाक सुनाई उन्होंने मुझे। और जाहिर बात है, हम तो चिल्लू हैं ना, हमें तो थोड़ी बहुत डांट पिटती रहनी चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। तो प्लीज़ किसी के बारे में बदगुमानी मत कीजिएगा। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ, शायद इसका आपको फ़ायदा होगा। अभी हम वाक़या सुना रहे हैं किसको? मासूम शाह को। मासूम शाह आए ना ये लेकर विजन कि स्ट्रीट बैगर के साथ काम करूँगा। अब हम ये देखते हैं कि अब मासूम शाह ने ये बड़ा सोच लिया है, तो अब होता क्या उनके साथ? नाउ यू आर गोइंग टू रियली वॉच केयरफुली स्टेप बाय स्टेप कि मासूम शाह साहब का ये ख्याल कैसा कन्वर्ट होता है इनटू रियलिटी। ठीक है ना? अब हुआ ये कि मैंने आपको बताया था कि हम क्रोएशिया में एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, उसका नाम था क्रिलो, KRILLO, क्रिलो, क्रोएशिया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मौका मिले ना तो इसको गूगल करेंगे ना, गूगल, तो आपको तस्वीर नज़र आ जाएंगी कि आपके उस्ताद मोहतरम या खादिम मोहतरम किस विलेज में रहते थे। अब हुआ ये कि वहाँ ज़ाहिबत है, हमें कुछ रेफ्यूजीज़ पता चले कि मुस्लिम रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनसे हमारा ताल्लुक़ हो गया, जिसमें बताया था मैंने आपको, बच्ची थी बदरा नाई, उसका भाई था नूरिया, नूर को। चंद दिन के बाद एक बच्ची आके कहने लगी मुझको, मुसलमान बच्ची, उसने कहा कि यूसुफ, हमारे इस टाउन में कुछ क्रोएशियन रेफ्यूजीज़ भी हैं। अच्छा, बोस्निया के अंदर सर्ब्स रहते हैं, क्रोएशियंस रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। अब जब सर्ब्स की और क्रोआट्स की लड़ाई हुई तो ज़ाहिर बात है क्रोएशियन रेफ्यूजीज़ भी निकले, लोग क्रोएशियंस भी निकले अपने घरों को छोड़कर और रेफ्यूजीज़ बन गए क्रोएशिया में। ठीक है, तो उसने कहा कि वो जो क्रोएशियन फैमिली है सर यूसुफ, उसमें एक बच्चा है जो कि दूध पीता बच्चा है और वो बड़े परेशान होते हैं, उन्हें दूध चाहिए होता है। तो आप लोग, तो आपके पास होता है दूध, तो क्या आप उनको देंगे, क्रोएशियंस को देंगे? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स देंगे। मैंने कहा भाई रेफ्यूजीज़ होते हैं, डज नॉट मैटर कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्रोएशियन हो। आप क्या करेंगे, उन्हें कहें तो मैं उनको, अब बता दें उनको, वो हमसे ले लें, कोई मसला नहीं है। इसीलिए जब भी हम रेफ्यूजी कैंप्स में जाते थे और अगर वहाँ क्रिश्चियन रेफ्यूजीज भी होते थे तो अल्लाह के फजल से हम सबको देते थे, कभी हमने कोई तफरीक नहीं की। तो उसको मैंने बता दिया। ये सुबह बात हुई होगी, शाम को हमारे जो अब्बास अली साहब थे वो कहीं गए हुए थे काम से, तो एक बिल्डिंग थी
जिसके टॉप फ्लोर पे जो अपार्टमेंट था उसमें हम रहते थे, और जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें पूरा वेयर हाउस बनाया था हमने। तो शाम का टाइम था, दरवाज़ा नॉक हुआ, घंटी बजी, मैं गया तो 16 या 17 ईयर्स की एक क्रोएशियन लड़की खड़ी हुई थी। अब उसका नाम मैं भूल गया हूँ, या तो क्रिस्टीना था, शायद क्रिस्टीना नाम था उसका। उसने कहा मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं क्रोएशियन रेफ्यूजी हूँ। मुझे बच्ची ने बताया था हमारे घर में एक दूध पीती बच्ची है, बच्चा है जो भी, तो क्या हम आपसे दूध ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं? तो मैंने सोचा कि अब वो मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि अब ये क्रिस्टीना खड़ी हुई है, ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर, जीन्स, टी शर्ट, जो वेस्टर्न अटायर में, अब वो मैं उसके साथ जाऊं नीचे वेयर हाउस में, तो ये जो है ना कोई समझदारी नहीं है। दूसरी बात मैंने ये सोची कि यार ये तो रेफ्यूजीज़ हैं, ये कौन से कोई ऐसे स्ट्रीट के लोग तो हैं नहीं, तो वाई वुड शी स्टील और समथिंग, मतलब क्या चोरी करेगी बेचारी। तो मैं कहा ठीक है, मैंने उसको चाबी दी, मैंने कहा आप जाइए नीचे वेयर हाउस है, उसको खोलिएगा और जो चीज़ें आपको चाहिए आप ले लीजिएगा। उसने ठीक है, वो चली गई। अब वो जनाब 20-25 मिनट के बाद फिर आई, फिर घंटी दबाई, चाबी वापस करने। अब जब मैं देखा उसने दूध भी ले लिया था, उसमें से शायद ट्यूना फिश थी वो उसने ले ली, इस तरह की चीज़ें उसने ले ली थी। तो हैं रूहुल अमीन साहब सुन रहे हैं? ये बहुत अहम कहानी, और से सुनिएगा। अच्छा, अब मज़े की बात ये थी कि उसने ना एक स्कार्फ भी लिया था, स्कार्फ। बॉस्नियंस कहते थे स्कार्फ को मारामा। अच्छा, अब स्कार्फ की कहानी क्या कहानी है? स्कार्फ ये है कि जंग की वजह से जो बॉस्नियन मुसलमान हैं वो अल्लाह की तरफ मूव होने लग गए थे। कोई कुरान सीख रहा है, कोई नमाज सीख रहा है। वो ये कहते थे कि जी हमें ना, ख़वातीन कहती थी हमें स्कार्फ दीजिएगा हम, ताकि हम नमाज़ पढ़ सकें, और स्कार्फ नहीं है। तो ये बात जब चल पड़ी कि स्कार्फ की डिमांड है, तो हमारे पास सप्लाईज़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दुनिया के स्कार्फ भी आने लगे थे। तो एक सऊदी NGO थी, उसका नाम था मेरे ख्याल से हरमैन। तो उन्हें पता चला, अच्छा वो सऊदी NGOs वालों को तो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में इंटरेस्ट होता है ना कि कोई स्कार्फ पहनना चाह रहा है, तो उन्होंने बड़े एक्सपेंसिव माशाल्लाह बड़े बड़े स्कार्फ्स भिजवाए थे। वहाँ भी आए थे कुछ। हम क्या करते थे, ले जाके मुसलमान ख़वातीन को दे देते थे, हैं उवैस हुसैन साहब। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, कम थे, अच्छे थे, तो ज़ाहिर हम ये चाहते थे कि अब उनको देना जो नमाज़ पढ़ना चाहें। अब अगर एक मुसलमान लड़की नमाज़ नहीं पढ़ना चाहती तो ज़ाहिर उससे बेहतर था उसको दें जो पढ़ना चाहती बेचारी। मैंने ये सोचा कि यार ये लड़की है, उसने खूबसूरत स्कार्फ देखा, इसने ले लिया, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तुम इसको रहने दो, इसलिए कि ये तो मुसलमानों के लिए है। तो मैंने उसको कहा कि आपने जो ये मारामा लिया है, ये आपने क्यों लिया है? तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। वो नमाज को कहते हैं, बॉस्नियन कहते हैं क्लानियात। आई हैव टू प्रे क्लानियात। अच्छा, इंग्लिश आती थी उसको। अल्लाह मुझे माफ़ करे,
अहमद काजी साहब कि मेरा पहला जो रिएक्शन था ना क्या था पता है आपको? और कहते हैं चिल्लू अपने आप को ना कहूँ तो क्या कहूँ, हज़रत मोहतरम चिल्लू। पहला मेरा रिएक्शन क्या होगा बताइए? शहराज आदिल साहब, पहला जो मेरा रिएक्शन था वो ये था कि यार ये लड़की जो है एक स्कार्फ की खातिर यार झूठ बोल रही है। क्योंकि हमारे जहन में आ नहीं रहा था ना, इतनी वेस्टर्न लड़की, अच्छा है भी वो क्रोएशियन। अच्छा उस ज़माने में क्रोएशियंस की और मुस्लिम्स की जंग शुरू हो चुकी थी, समझे ना? अब लड़ाई भी हो रही है तो ये तो दुश्मन की लड़की है ना। और हमने भी जो जेल काटी है वो क्रोएशियन की जेल काटी है। हमें जूते पड़े, क्रोएशियन के जूते पड़े। अच्छा खासा खून खराबा क्रोएशियन ने किया है। तो मैंने उससे कहा आप नमाज क्यों पढ़ती हैं? उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा मुसलमान कैसे हो गई क्रिस्टीना? उसने कहा कि आप लोग रोज़ाना वो करते हैं ना, कुरान पढ़ाते हैं अपने घर में, तो एक लड़की आगे आती है मुसलमान लड़की। हाँ, उस लड़की ने मुझसे बात की, मुझको समझाया, तो मैं मुसलमान हो गई। तो मैं कहा कि तुम मुसलमान हो गई हो तो तुमको नमाज़ पढ़नी आती है? उसने हाँ आती है। तो मैं कहा नमाज में तो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, पता है? कहती हाँ। अच्छा वो इतना ज़्यादा हाँ हाँ कर रही थी, क्रोएशियंस ने 64,000 मुसलमान क्रोएशियंस ने तो नहीं मारे, कम चंद हज़ार इन्होंने कत्ल किए। ज़्यादा कत्ल जो है ना वो सर्ब्स ने किए, लेकिन इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, इन्होंने भी काफ़ी कत्ल गारत किया। तो उसने कहा कि अच्छा वो इतना ज़्यादा वो हाँ हाँ कर रही थी कि मेरे दिल में ये बात मजबूत होती चली गई कि यार ये तो झूठ बोल रही है, इसलिए कि बाहर इतना ज़्यादा शोर है ये लड़की। मैं कहा चलो सुनाओ, सूरह फातिहा सुनाओ। तो उसने कहा अच्छा मुसलमान होके चंद हफ्ते हुए थे, सिर्फ मे बी 2 वीक्स हुए थे या 3 वीक्स। अब कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। मेरा ये दिल चाह रहा था रुमान खान साहब कि ज़मीन फट जाए और मैं अंदर चला जाऊँ। इतनी सख्त शर्मिंदगी। मैं कहा या अल्लाह मैं क्या इंसान हूँ यार, वो कह रही है मैं मुसलमान हूँ तो बस करो ना यार। कहने लगी कि मैं किसी को बता नहीं सकती, मैंने छुपाया हुआ है, मैं छुप छुप के नमाज़ पढ़ती हूँ घर के अंदर। आप अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि मेरी फैमिली इसको पसंद नहीं करेगी, मेरे रिलेटिव्स पसंद नहीं करेंगे। खैर मैं कहा भाई तुम जाओ, देखो सॉरी जो भी हो सके मुझे बताना। क्या ठीक है, चली गई। अच्छा अब दूसरी गलती हमसे क्या हुई? अब क्या हुआ कि अब 1-2 हफ्ते फिर गुजर गए, हमें पता भी नहीं चला क्या हुआ। मुझे ये भी नहीं पता चला रहती कहाँ है। रहती उसी टाउन में थी, छोटा सा टाउन था ना, यानी इतना छोटा सा वो विलेज था कि आप एक एंड से दूसरे एंड जाने में इट वुड टेक यू 10 मिनट्स ऑफ वॉक। 10 मिनट में आप दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। छोटी सी जगह थी। अब क्या हुआ, उन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो उसमें ना लड़ाई ज़्यादा हो गई।
ये मुसलमानों की क्रोएशियन की झड़पें बढ़ना शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है क्रोएशिया में रहना मुश्किल होना शुरू हो गया, इंटिमिडेशन शुरू हो गई, हरासमेंट शुरू हो गई। तो एक दिन हमारी वैन थी, वो वैन मैंने रिवर्स कर रहा था। अच्छा, हमारा ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के सामने एक पियाजा था यानी जहाँ लोग वॉक करते थे, उसके सामने समंदर था, इमीडिएटली इन फ्रंट। यानी अगर स्विमिंग करनी हो तो यूं जाएं और विद इन 3 मिनट्स यू आर इन द सी। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और मुझे और दुख होता था कि यार इस बड़ी ट्रेजेडी में इतनी खूबसूरत जगह पे हम आए हुए हैं। खैर अल्लाह का निज़ाम था। तो मैंने गाड़ी रिवर्स की। जैसे ही मैं गाड़ी निकालने लगा तो ये क्रिस्टीना आ रही थी चलते हुए, छोटी सी बच्ची, उसने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी बच्ची का, और चलते ही आ रही थी। जैसे ही मेरी निगाह उसकी तरफ पड़ी तो मैंने थोड़ा सा इशारा किया, जैसे सलाम कर होते हैं, आंखों से इशारा किया। उसने जो मुझे देखा तो ऐसा देखा कि जैसा पहचाने ही नहीं उसने, नो एक्नॉलेजमेंट। खैर मैं तो निकल गया। अब दूसरा ख्याल, मैंने कहा बस भाई मसला खड़ा हो गया है, मुसलमानों में और क्रोएशिया में लड़ाई शुरू हो चुकी है, हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लगता है अल्लाह माफ़ करे कि लड़की ने ईमान छोड़ दिया भाई। बस भाई कब तक प्रेशर लेगी ना, 16 साल की लड़की कब तक प्रेशर लेगी। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि फ़लस्तीन है, इसराइल है, लड़ाई हो रही है आपस में, और कोई इसराइली लड़की मुसलमान हो जाए तो क्या होगा, है ना। कि कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जुल्म करी मुसलमानों पे, मुसलमान बेचारे रेजिस्ट कर रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट यानी कोई इंडियन पुलिस ऑफिसर की बेटी मुसलमान हो जाए तो क्या होगा। इस तरह से सोचें ज़रा। खैर हम तो निकल गए ये सोचते हुए अल्लाह माफ़ करे। अब दूसरी शर्मिंदगी नबील जावेद, दूसरी शर्मिंदगी ये हुई कि उसी शाम को एक छोटी बच्ची आई, क्रोएशियन बच्ची, कि आई वांट टू टॉक टू यूसुफ। अच्छा भाई क्या बात है भाई। उसने कहा कि मुझे क्रिस्टीना ने भेजा है, उसने ये कहा है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए आपने सलाम किया या इशारा किया तो मैंने जवाब नहीं दिया। वहाँ और लोग भी थे क्रोएशियंस, तो यूसुफ से कह दीजिए कि मेरा ईमान सलामत है, आई एम प्रोटेक्टिंग माई फेथ, ताकि वो परेशान ना हो। ये दूसरी शर्मिंदगी। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है मैं इसलिए सुना रहा हूँ, हमने तो चोट खा के सीखा, आप चोट ना खाएं। प्लीज़ अल्लाह के लिए किसी बारे में बदगुमानी मत करें, बल्कि दीन कहता है, इस्लाम कहता है, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया क्या हुस्न ज़न करें, अच्छा गुमान करें जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। और जो वो कहानी है, जो किताब मैंने आपको कहा पढ़ने के लिए, एम्बैटल इनोसेंस, उसमें कहानी है बाश का वोडा। उसमें मैंने बताया ना कि वो बच्चियां हमारी इस्लामिक क्लास में आई थी शॉर्ट स्कर्ट्स में, तो मैं कितना गुस्सा हुआ था और मैं इस चक्कर में था कि इनको निकालो बाहर यार। लेकिन शुक्र है नहीं निकाला। बाद में आके रोई वो लड़कियां भाई, आंसुओं से रोई, हिचकियों से रोई हैं। हमें बाद में पता चला कि ये मुनासिब लिबास नहीं था, हमको नहीं मालूम था। आप हमें क्यों नहीं, आपने हमें निकाला, आपने क्यों नहीं हमें मना किया, हम एक पूरी क्लास में बैठे रह गए, हमें बाद में लोगों ने बताया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। रो रही हैं भाई, इतनी मुश्किल से चुप कराया भाई, कोई बात नहीं, होगी गलती, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, हम वी कैन नॉट फेस यू, वी कैन नॉट बिलीव वी डिड समथिंग सो रॉन्ग।
मैंने कहा भाई सही है भाई, हो गया ना, छोड़ दो। हमें क्या पता लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। एनीवे, अब ये हमने डोज लगा दी मासूम शाह साहब को। अब मासूम शाह साहब को हमने समझाया कि मासूम शाह देखो भाई, मिट्ठू आप कराची का क्यों सोच रहे हैं सिर्फ। तो मासूम शाह ने कहा कि जी मैं इसलिए कराची का सोच रहा हूँ, तो मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची में कुछ कर सकता हूँ, मैं मुल्तान में तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जो इस्लामाबाद में तो कुछ नहीं कर सकता। तो हमने उसको उनको समझाया कि मासूम शाह बेटा नियत तो कर लो पूरे पाकिस्तान की, कम अज़ कम नियत पूरे पाकिस्तान के बेगर्स की कर लो, पूरे पाकिस्तान के स्ट्रीट के लोगों की कर लो। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेंगे तो सबका काम हो जाएगा। नहीं अगर हो सकेगा तो सवाब तो पूरे पाकिस्तान का मिलेगा ना। मासूम शाह तुम चाहते क्या हो, पूरे पाकिस्तान के बेगर्स को हेल्प करने की नियत करना चाहते हो या तुम सिर्फ कराची करना चाहते हो? तुम नियत पूरे की कर लो, अजर पूरे का मिल जाएगा। मेहनत वही होगी, अजर ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स अ गुड डील है जुनैद मामजी साहब, इट्स अ वेरी गुड डील। एक एफर्ट में ज़्यादा मिल रहा है तो क्या मतलब है यार, वाई नॉट, वाई नॉट। भाई डॉक्टर भाई साहब जो पहले तो मेरे से मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है जो इंडस हॉस्पिटल से बेहतर होगा, बड़ा हो, सॉरी आगा खान से बेहतर होगा, बड़ा होगा, फ्री होगा। उस वक्त उनके जहन में ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं थे, आई एम टेलिंग यू, एज फार एज आई नो। लेकिन जब वो प्रोसेस से वो गुजरे तो उन्होंने फिर ग्लोबल सोचना शुरू कर दिया। तो आज माशाल्लाह से 7 से 8 हॉस्पिटल्स हैं। तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, कल यूएस में खड़ा हो जाएगा एक हॉस्पिटल इंशाल्लाह। बहुत हो गया ना यार, मतलब वेस्ट से पैसे मांग मांग कर, मतलब अब तो बहुत हो गया। अब टाइम आ चुका है कि हम उनको दें, हम उनके गरीबों का ख्याल रखें, हम उनके जो पेशेंट का ख्याल रखें। यार हम उनका ख्याल रखें ना। हमारा झगड़ा हो सकता है यूएस गवर्नमेंट से हो, लेकिन यूएस की पॉपुलेशन से तो हमारा झगड़ा नहीं है ना। मैंने 11 साल यूएस और कनाडा में गुजारे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बात, उस्मान अख्तर साहब, मेजॉरिटी अमेरिकन जो है ना, मेजॉरिटी एक्सट्रीमली नाइस पीपल, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं भाई मेजॉरिटी। हम माइनॉरिटी होते हैं बदमाश। यूएस के 50 स्टेट्स हैं, मैंने 47 की खाक छानी है। अलास्का रह गया, हवाई रह गया, और पता नहीं क्यों मेन रह गया, मेन है स्टेट है मेन। उसके अलावा तो हर जगह बहुत ट्रैवल किया हमने। हमने तो ये देखा यार, पुलिसिंग भी की उस मुल्क में। किसी मुल्क का अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो ना, उसकी गहराई तक पहुंचना, किसी मुल्क के अंदर होता क्या है, तो आप उसके पुलिस के साथ काम करें, पुलिस के साथ। तो हमने जो है ना 7 महीने तो पुलिसिंग की यूएस के अंदर, हमें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस मुल्क के बारे में। तो ये होना चाहिए जहन के अंदर। अच्छा जनाब, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने मासूम शाह साहब को कन्विंस कर लिया, चूँकि वो मासूम हैं और बात मान लेते हैं कि जी ठीक है, अब जो है वो तो जो है पाकिस्तान। अब स्टेप नंबर 2, हमने मासूम शाह साहब को बताया कि देखो भाई मासूम शाह, अब आपने करना क्या है कि आपने इसको सोचना है कि दुनिया में कोई काम बड़ा हो नहीं सकता जब तक कि कोई आप इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश ना करें। हो नहीं सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क एक इंस्टीट्यूशन है, आगा खान नेटवर्क
आगा खान फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूशन है, दारुल उलूम कराची की इंस्टीट्यूशन है, बैतुल सलाम ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप कोई सीरियस काम करना चाहते हैं, यू हैव टू हैव एन इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल नहीं कर सकते काम। पूरे पाकिस्तान के भिखारियों का ख्याल रखना है आपने, यू हैव टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन। तो पहला काम ये करना है मिट्ठू मासूम शाह साहब कि आपने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है। वो कैसे सेटअप करेंगे आप? उसके लिए हमने कहा मासूम शाह साहब को कि देखो भाई मासूम शाह, अब तो यार तुमने तो ये सारे टॉक सुन लिए हैं, अल्टीमेट विजन भी समझ लिया आपने, पर्पस ऑफ विजन भी समझ लिया, सब अच्छा हो गया काम। अब इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है ना, तो आपने टाइम लेंडर्स की 2 वर्कशॉप्स करनी है चुप करके। एक का नाम है स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि अल्टीमेट विजन आइडियोलॉजी की डिस्कशन होगी, बल्कि पूरा फ्रेमवर्क आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एक विजन को स्ट्रक्चर करते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, और कन्वर्ट करते हैं इनटू ए स्ट्रैटेजी। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा मासूम शाह साहब, और चेक कर लें टाइम लेंडर से, जब भी वो नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप हो रही है उसको अटेंड कर लें। ऑनलाइन होगी ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन होगी ऑफलाइन कर लें। अच्छा, ये आप लोगों को मासूम शाह साहब से हट के बता रहा हूँ कि हमारी डिस्कशन हो रही है इंशाल्लाह एंड पॉसिबली हम एक ऑनलाइन स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप शायद लॉन्च करेंगे। आप फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी डिमांड आ रही है, हम करेंगे। और बहुत पॉसिबल है कि हमारे यमीनुद्दीन साहब होते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर, तो यमीन साहब पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा, देख लेंगे इंशाल्लाह। 1-2 वर्कशॉप आपने करनी है। दूसरी वर्कशॉप क्या है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप। स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप बताती है कि आइडियोलॉजी से आते करंट ईयर तक कैसे पहुंचना है, और स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप सिखाती है कि करंट ईयर के टारगेट्स लेके उसको करंट वीक, करंट डे और करंट आवर तक कैसे लेके आना है, पूरा दिन कैसे स्ट्रक्चर करना है। भाई अगर मुझे पूरा विजन बनाना तो मैंने सीख लिया, मैं अपने दिन को मैनेज नहीं कर सकता, रात को मैनेज नहीं कर सकता, तो कैसे गाड़ी चलेगी? इनको इस पे डाल दिया, तो ये हो गया पहला काम। तीसरा जो था वो है स्लीप मैनेजमेंट वर्कशॉप। अच्छा, स्लीप मैनेजमेंट वर्कशॉप जो है वो तो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। मासूम शाह बोले जी बाबा स्लीप मैनेजमेंट तो फ्री है ना यार, वो तो फ्री ले लो, स्लीप मैनेजमेंट भी कर लो, टाइम मैनेजमेंट और विजन वर्कशॉप की फीस होती है वो पे करो, ठीक है? समझे ना? ये फ्री टिकट जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, समझे ना? तो पे करो। तो मासूम शाह साहब ने कहा मैं पे करूँगा, कोई मसला नहीं है। सुलेमान साहब आप कहेंगे तो पे कर दूँगा। अच्छा जनाब, तो 3 वर्कशॉप इन्होंने कर ली, स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट, और क्या कर ली इन्होंने, स्लीप मैनेजमेंट। इससे क्या हुआ कि ज़बरदस्त फ्रेमवर्क इनके पास आ गया विजन डेवलपमेंट का, दिन को स्ट्रक्चर करने का, रात को सोने का आ गया। अब हम कहेंगे मासूम शाह साहब नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि आपने अब एक नाम सोचना है, नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जो भिखारियों के लिए या बेगर्स के लिए काम करेगा, स्ट्रीट पीपल सपोज। अब कोई नाम सोच लिया आपने, streethelp.com या rahnuमा.com,
राह रहमत फाउंडेशन। अलहमदुलिल्लाह उज़ैर साहब को स्लीप मैनेजमेंट से फ़ायदा हुआ। भाई जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है तो आप लोग कर लें, ठीक है। तो स्विमिंग, सॉरी कमेंट आ रहा है, स्विमिंग क्लासेस भी मैं पढ़ाता हूँ भाई। हाँ, लेकिन हुआ ये था कि लास्ट टाइम वो हमने स्विमिंग क्लासेस शुरू की थी, फिर जो वो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, वो एक अजीब खिचड़ी पक गई। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पे भी किया था, वो आते ही नहीं है स्विमिंग सीखने के लिए। मुझे बहुत, मैं परेशान हूँ, इसलिए कि मुझे पूरा याद भी नहीं किसने क्या क्या पेमेंट्स कर दी थी, वो आ नहीं रहे। तो मैं तो पहले चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमसे पहले हमको पेमेंट करके स्विमिंग सीखने के दिया था, वो प्लीज़ मुझे एक मैसेज कर दें। दो काम करें, या तो आप प्लीज़ रिफ़ंड ले लें अपने अमाउंट का अल्लाह के लिए, या मुझे फिर से बता दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं स्विमिंग सिखाऊंगा तो आप आके अपनी स्विमिंग सीख लें। और दूसरे लोग जिनको सीखना है वो मुझे बता दें, मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम में कोई क्लासेस कराऊंगा आपको बुला लूँगा, आप सीख लीजिए। लेकिन जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्विमिंग सिखाने में आई डोंट हैव टाइम, तो अगर कर रहा हूँगा तो आप आ जाएगा, आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आजकल तो वैसे ही हमारे सारे क्लब्स बंद हुए हुए हैं कोरोना की वजह से, तो ये खुलेंगे तो फिर देखेंगे स्विमिंग के लिए ना। तो अब राह रहमत फाउंडेशन, राह रहमत फाउंडेशन, रहमत राह फाउंडेशन, जो भी है। अब सपोज करें कि हमने कहा रहमत राह, स्ट्रीट और रहमत को मिला के फाउंडेशन कर दिया, ये नाम हो गया। अच्छा, नाम बहुत ज़रूरी होता है हजरात, इसको छोटा मत समझें, क्योंकि अगर आपने नाम नहीं रखा ना तो आप घूमते रहेंगे, वो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। तो RRF हो गया भाई, राह राह फाउंडेशन, आपने एक इंस्टीट्यूशन बना लिया। अब आपने करना क्या है कि इस इंस्टीट्यूशन का आपने अल्टीमेट पर्पस लिखना है, अल्टीमेट विजन लिखना है, और पर्पस ऑफ द विजन लिखना है, और उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू इम्पैक्ट, इंस्टीट्यूशन एंड इन्फ्लुएंसर्स। अब ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप करेंगे। तो मैंने इनसे कहा, मासूम शाह देखो, एक काम करो कि एक हमारे नबील अख्तर होते हैं, और नबील अख्तर जो हैं उनका बड़ा हाथ साफ है इस काम में, विजनिंग का प्रोसेस करने में। वो आपको चार्ज भी नहीं करेंगे यार, बहुत नेक आदमी है। आप उनके पास जाएं, उनसे पूरा लिखवाएं और लिखवा के मेरे पास आएं। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो चले गए। उन्होंने ये काम पूरा कर लिया, नबील अख्तर साहब ने काम करवा दिया। अच्छा, नबील अख्तर एक रियल कैरेक्टर है, ठीक है, समझे ना। फिर हमने उनसे कहा कि देखो मासूम शाह, अब जो है ना, अब आप जो है ना, हमारे पास तो लाइफ कोचिंग ले रहे थे आप, जी सर, अब हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम लाइफ कोचिंग टू बिजनेस कोचिंग। अब आपको फीस भी बढ़ानी पड़ेगी, और आपको हफ्ते में एक दफ़ा 1 घंटे के लिए आना पड़ेगा, एंड आई विल एक्चुअली फैसिलिटेट दिस होल प्रोसेस फॉर यू। तो ठीक है जी। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया, सही है। फिर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे into 50 years intermediate vision, into
25 years, into 5 years, into current year तक लेके आएंगे मासूम शाह साहब के डॉक्यूमेंट को। अभी कोई एक्शन नहीं होगा इस पॉइंट पे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इससे सिर्फ प्लानिंग का फेज चल रहा है। मुझे एक साहब ने बताया जो कि आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हॉस्पिटल जो है उसके इनिशियल टीम का हिस्सा थे, कहा कि आगा खान हॉस्पिटल जो है इट वाज ऑन द ड्राइंग बोर्ड फॉर सम टाइम बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले कुछ अरसे तक वो प्लानिंग में रहा। तो जावेद भट्टी साहब, आपको पता है कि कितने साल प्लानिंग में रहा? It was on the planning phase for 10 years. वो 10 साल प्लानिंग फेज में रहा, फिर वो शुरू हुआ। तो ये तो प्लानिंग ज़रूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पूरा प्लान देखेंगे क्या बना है, उसके बाद फिर हम एक्टिविटी एक्शन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो आज हमने अगला स्टेप उठा लिया है, हमने एक विज़न सोच लिया है, हमने ये अपने मासूम शाह ने विज़न सोच लिया, उसको बड़ा कर दिया, स्केल कर दिया, पाकिस्तान के लेवल पे चले गए, और अब उसकी एक्चुअल प्लानिंग शुरू हो गई और उसका स्टेप्स आ गए। उन्होंने 3 वर्कशॉप्स कर ली, टाइम मैनेजमेंट कर ली, विजन्स कर ली, और उन्होंने स्लीप मैनेजमेंट कर ली, माशाल्लाह से नाम सेलेक्ट कर लिया रहमत राह फाउंडेशन। और उन्होंने क्या किया कि अब वो पहुंच गए हैं किसके पास, नबील अख्तर साहब के पास पहुंच गए हैं। वो हमारे पास कोचिंग में भी शुरू कर चुके हैं, ताकि प्रोसेस के ज़रिए चल रही कहानी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि जी हम नबील अख्तर साहब तक पहुँच जाए। भाई नबील अख्तर साहब तक तो मैं जब आपको पहुँचाऊँगा जब आप पहले हम तक पहुँचेंगे ना, आप हमारे पास आएंगे और हम आपका प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर हम आपको डेलीगेट करेंगे। हो सकता है नबील अख्तर के पास ना भेजें, हम आपको किसी और के पास भेज दें, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। नबील अख्तर तो एक है ना, इस तरह से मल्टीपल लोग हैं जो रिसोर्सेज हैं। हो सकता है कि आप खातून हो, सपोज ना, इमरान ना हो, इमराना हो। अगर आप खातून हैं तो हम आपको नबील अख्तर के पास नहीं भेजेंगे, अगर आप खातून होंगी तो हम आपको शायद मैडम शहज़ा के पास भेजेंगे, या हम हमारी अहलिया के पास भेजेंगे। ख़वातीन भी मल्टीपल हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं आपको ना, उनके पास भेजेंगे। तो पहले तो हमारे पास आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जाने की कोशिश ना करें। तो हैविंग सेड दिस, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह को खुश है कि आप लोगों को, कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे बातचीत सुनी। कल इंशाल्लाह हम कब कर रहे हैं, 4 to 5 कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मैरिज वाली सीरीज़ चल रही है, वो मैरिज वाली सीरीज़ चल रही है 3 to 4, और अल्लाह करेगा कि शायद आज वो कंप्लीट हो जाएगी, या मैक्सिमम कल तक वो भी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और उसके अंदर लोग कह रहे थे ये तो आप कह रहे हैं कि किस तरह से बेगम ढूंढनी है, अब बताएं किस तरह से शौहर ढूंढना है। तो उसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ तभी थोड़ा सा रुक जाएं प्लीज़, पहले ये सीरीज़ कंप्लीट होने दें, फिर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो ऐसी कोई चीज़ बाद में करेंगे। इस वक्त 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो दैट इज़ अ लिटिल बिट टू मच फॉर मी, इसलिए हर सेशन से पहले रिसर्च करनी पड़ती है, कभी कभी उलमा कराम से बात करनी पड़ती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज़ इनटू दिस, राइट। तो ये था। तो अब वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने टाइम दिया। अब टाइम जो है अच्छा, ये जो है ना कि हम इंडियंस कहाँ पहुँचे। ओ भाई, इंडिया के लोगों, प्यारे प्यारे लोगों, भाई आप भी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। ये इंडिया पाकिस्तान तो बाद में बनाए, हम तो एक ही लोग हैं ना यार। हमारे तो, मेरे तो पेरेंट्स भी इंडिया से ही हैं। तो आप कहाँ पहुँचेंगे भाई, आप हमारे पास पहुँचेंगे। अगर आपका क्या ख्याल है, नबील अख्तर साहब आपको ऑनलाइन भी तो हेल्प कर सकते हैं ना,
और माशाल्लाह से एक इंडियन नेशनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी कोचिंग एज अ कोच डेवलप हो रहे हैं, और वो तो इतना तेज़ डेवलप हो रहा है वो शेर का बच्चा कि आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks ही विल बी रेडी। और वो हैं भी बॉम्बे के तो लोग आपको पता है कितने तेज़ होते हैं। तो आपका तो इंडिया में रिसोर्स डेवलप हो रहा है ना, आप यू डोंट वरी अबाउट इट सर। तो इंडिया के लोगों को कोई परेशानी की बात नहीं, आपका काम सब सही सब हो जाएगा। और जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे तो आप इंडिया वाले लोग भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करें। ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ रुपीज़ के अंदर पेमेंट लें, पे इंडियन रुपीज़ भी आने चाहिए ना। कोई इंडिया की करेंसी, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी तरफ आए ना इस मुल्क में। तो वैसे आपकी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग है तो आपको कम फील होगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है। इंडियंस इज़ नॉट एन इशू। अभी हमारे पास कोचिंग में परसों से एक फ्रेंच खातून शुरू हुई आना। यार एक फ्रेंच खातून अगर हेल्प ले सकती हैं हमसे अल्लाह के फजल से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, लेकिन शी इज़ फ्रेंच। अब जब फ्रेंच खातून हम तक पहुंच सकती हैं और हेल्प ले सकती हैं तो यार आप लोगों को क्या इशू है यार। जर्मन आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं, कोई हमने कोई मना थोड़ी किया। ठीक है, फीस जो है ना आप टेंशन मत लें, बहुत रीजनेबल होगी। क्योंकि रीजनेबल का मतलब समझें प्लीज़, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं चलें 2-4 मिनट लेके समझा देता हूँ। मर्सिडीज़ है ना, मर्सिडीज़, उसकी रीजनेबल फीस क्या, रीजनेबल प्राइस क्या होती है? 10 लाख, ये तो रीजनेबल नहीं होती। 20 लाख रीजनेबल तो नहीं होती। मर्सिडीज़ की रीजनेबल फी जो है, यानी जो छोटी मर्सिडीज़ है, वो 75 लाख होती है। दैट इज़ रीजनेबल। हाँ, अनरीजनेबल होगी कि आप 75 लाख की जो मर्सिडीज़ होती है 190 जो है, आई थिंक अराउंड 75-80 लाख होती है, लेकिन जो थोड़ी बड़ी वाली जो है वो 1.25 करोड़ होती है। तो अब उसको आप 10 करोड़ लें तो ये अनरीजनेबल है, और उसी मर्सिडीज़ के आप 25 लाख लें तो ये भी अनरीजनेबल है। तो इसका ख्याल रखें कि जब मैं ये कहता हूँ कि हम कुछ लोगों को चार्ज करते हैं $750 पर आवर, तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत रीजनेबल है, इट इज़ नॉट अनरीजनेबल। तो आप टेंशन ना लें, आपको हम फीस रीजनेबल ही चार्ज करेंगे। जो आपको वैल्यू डिलीवर करेंगे उसके हिसाब से रीजनेबल ही होगी इंशाल्लाह। हाँ, अब आप कहें कि अफोर्डेबल है या नहीं है, तो रीजनेबल को 40 लाख की कौन सी मर्सिडीज है यार, मुझे तो होगी आई एम सॉरी यार, गलती हो गई शायद, मैं तो 75 का सोचा था। चलें, मैंने रिसेंटली कोई मर्सिडीज ख़रीदी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। अच्छा, इसको समझें, रीजनेबल इज़ समथिंग डिफरेंट, अफोर्डेबल इज़ समथिंग डिफरेंट। आप कह सकते हैं कि जी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप उसका टेंशन ना लें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अफोर्डेबल बनाएं। देयर इज़ अ वे टू मेक इट अफोर्डेबल, समझे ना। तो कल मैंने अपने हमारे जो मार्केटिंग के साहब हैं, वो प्राइसिंग में बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा ये कम प्राइस तुम चार्ज करो यार। ये क्या तरीका होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये चार्ज कीजिएगा और विल वर्क विद आवर क्लाइंट्स टू सी हाउ दे कैन पे। आई मीन क्या क्रिएटिव सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो और डोंट वरी, $750 पर आवर मैं आपसे नहीं चार्ज कर रहा भाई, ये तो हमारे वेस्ट के लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, यहाँ कम होता है। तो एनीवे डोंट वरी, मैं आज ही कम्युनिकेशन शुरू कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, और होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम लोग लॉन्च कर देंगे
हो सकता है कि हम टाइम मैनेजमेंट पहले लॉन्च करें और फिर विजन्स बाद में लॉन्च करें, इस तरह से हम कुछ करें ताकि थोड़ा सा ना आपको एक रिलीफ मिले विद विजन विजन विजन। तो हो सकता है आपके तो ख्वाब में जो है मैं आ रहा हूँगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोई आप में से ऐसा तो नहीं कि ख्वाब में मैं आता हूँ। एक साल में मुझे लोग कहते हैं कभी कभी कि जी आपकी वर्कशॉप करते हैं ना, तो फिर ख्वाब में हम देखते हैं कि आप आके हमें पढ़ा रहे हैं। खैर उसमें कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि जब बार बार आप किसी को बार बार सुनेंगे 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 तो ख्वाब में आ जाते हैं लोग। बहुत से लोग किसी को एक दफ़ा देखते हैं वो ख्वाब में आ जाते हैं, हमको तो रोज़ाना देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमें 3 वर्कशॉप मैंने लॉन्च करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक टाइम मैनेजमेंट, एक विजन्स और एक इन्फ्लुएंस, यानी हमारे अंदर कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे डेवलप होने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विजन बना लिया, कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप नहीं हुए तो फिर मुश्किल है। वी हैव टू हैव दी, कहते हैं ना कि कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ट्रेट्स। यानी फॉर एग्जांपल ये मासूम शाह साहब को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि इनके अंदर कंपैशन भी होना चाहिए। अगर इन्होंने रहमत तेरा फाउंडेशन चलानी है, इनके अंदर आला ज़र्फ़ी भी होनी चाहिए, इनके अंदर जो है क्या कहते हैं माफ़ी का जज्बा भी होना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो फीस वैसे ही कम होती है यार, आप टेंशन मत लें। इफ़ यू आर स्टूडेंट यू गेट अ डिस्काउंट, डोंट वरी, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट अ डिस्काउंट, हाउस वाइफ्स गेट अ डिस्काउंट, उलमा कराम गेट अ डिस्काउंट, members of the armed forces they get a discount, don't worry। हमें तो आला ज़र्फ़ी पैदा करनी पड़ेगी हमारे मासूम शाह साहब के अंदर। मैं आपको एक छोटी कहानी सुना देता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ, माज़रत। वो एक दफ़ा मैं ट्रेनिंग कर रहा था अबू धाबी के अंदर, और वहाँ एक बंदा था मेरी ट्रेनिंग में, उसका नाम था सरकिसियाँ। मैंने उससे पूछा ये सरकिसियाँ कैसा नाम है यार, तो तुम तो सीरिया से हो, तो ये कैसा मुसलमान ऐसे नाम रखते हैं? तो उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, कौन हो? उसने कहा मैं तो क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन हो? वो बोलता अरबी था, बेहतरीन अरबी बोलता था, अरब लगता था। उसने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम पे बड़ा जुल्म किया ये जो है इसने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, तो लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, तो हम लोग भी रेफ्यूजीज़ बने फ्रॉम आर्मीनिया, और हम सीरिया आए और सीरिया के मुसलमानों ने हमें पनाह दी। मैंने कहा अच्छा। मुझे कहने लगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई भी दुनिया में नहीं समझता या नहीं समझ सकता, तुम समझ सकते हो, तो मुझे टाइम दो। तो मैं कहा टाइम तो मेरे पास है नहीं। उसने नहीं तुम टाइम, मैं कहा भाई टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। तो उसने कहा एक काम करें, कल का पूरा दिन मैं ऑफ लेता हूँ काम से, आप जहाँ भी जाएंगे दुबई अबू धाबी में आपके साथ साथ आपको लेके फिरता रहूँगा, आपसे टाइम ले लूँगा इस तरह से। अब उसने इतना शोर मचाया तो मैं कहा चलो ठीक है, अच्छा है, गाड़ी ड्राइवर हो गया हमारे पास। खैर हम फिरते रहे, उसने बातचीत होने लगी तो बताता था कि मेरे वालिद ये कहते थे, मेरे वालिद ये कहते थे, मेरे वालिद ये कहते थे। तो मैं समझ गया कि इसके वालिद जो है ना कोई बहुत ही वाइज आदमी है। मैंने कहा तुम्हारे वालिद कौन है? तो उसने कहा कि मेरे वालिद, मेरे दादा जब आए थे यहाँ सीरिया तो हम बहुत तकलीफ़ में थे। मेरे वालिद साहब की पैदाइश एक पानी के पाइप में हुई है। वो बहुत वाइज आदमी है। तो मैंने दिल में सोचा कि मुझसे क्या विजडम ये सीखेगा, हम तो इतने नॉलेजेबल नहीं हैं, चिल्लू हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो लेकिन कम अज़ कम मैं इसके वालिद से सीख लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछना शुरू किया, तुम बताओ तुम्हारे वालिद क्या कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे? और बड़ी ज़बरदस्त बातें उसने बताई मुझे। वो कहते थे कि मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि डू नॉट मैरी अ स्कूल टीचर,
marry the daughter of a school teacher. मैंने कहा अच्छा क्यों भाई? उसने कहा कि अब्बू कहते थे कि अगर तुमने स्कूल टीचर से शादी की ना तो वो किताबों से लेगी सारे के सारे आइडियल्स और आप पे लगा देगी, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप स्कूल टीचर की बेटी से शादी करेंगे तो वो आइडियल्स लेगी अपनी अम्मा से, उसको मैच करेगी रियलिटी से, फिर आप पे लगाएगी ना तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। वाह, मैं सोच में पड़ गया कि यार क्या हिकमत है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे इससे अग्रीमेंट है या नहीं अग्रीमेंट है, उसने ये कहा कि मेरे वालिद साहब कहते हैं डू नॉट एवर हेल्प एनीवन इन योर लाइफ। किसी को हेल्प मत करना जिंदगी में until unless you're willing to hear one sentence। जब तक कि तुम एक जुमला सुनने के लिए तैयार ना हो तुम हेल्प नहीं करना। और आपको रूहुल अमीन साहब वो जुमला ये है, Why did you help me? I never asked for your help। क्यों आपने मुझे हेल्प की यार, मैंने तो आपसे हेल्प नहीं मांगी थी। अगर आप ये जुमला सुनने के लिए ज़र्फ नहीं रखते, जिगर नहीं रखते, करेज नहीं रखते, मत करो हेल्प। इतना मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैंने ये देखा कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना जिगर काट के रख दिया, खून रख दिया, उन्होंने पलट के बहुत दफ़ा यही कहा। तो हमने फिर सरकसियाँ का सोचा और मुस्कुरा के चलते रहे। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एक साहब मुझे कहने लगे कि सुलेमान साहब देखें ना अपने लोग, हम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। मैंने उनसे कहा कि अपने ही तो करते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, दिस इज हाउ लाइफ इज। हुजूर के अपने लोगों ने हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई। ये जो शायरी है वो ऐसी थोड़ी होती है। एक पत्थर इधर आया है तो ये सोच में हूँ। सुन लीजिए फैज़ान बेग साहब, एक पत्थर इधर आया है तो ये सोच में हूँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है। देखा जो तीर खा के कमिंगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मुझे इस शहर की तामीर का सौदा है जहां। एक दफ़ा वो ISI वाले कुछ पूछ रहे थे मुझसे, लंबी कहानी, क्यों पूछ रहे थे, कैसे पूछ रहे थे, क्या करना चाहते हैं आप। मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे कहने लगे कि आपको पता है कि आप ये करेंगे तो क्या, आप ये सोचेंगे तो क्या होगा आपका इस मुल्क में, आपको तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि मेजर साहब मैं एक शेर कह सकता हूँ। क्या कहें शेर? मेरा शेर ये है, मुझे इस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ, मुझे इस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ, लोग चुन देते हैं मेमार को दीवार के साथ। खामोश हो गए बेचारे। ही लिटरली वेंट साइलेंट। खामोश हो भाई, खामोश ही हो गया वो शख्स, चुप। तो कहते हैं सुलेमान साहब मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि जब मैं रिटायर होऊंगा ना तो आई विल जॉइन यू। तो मैंने कहा मेजर साहब डू यू अंडरस्टैंड माई विजन? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मेजर साहब यू विल नॉट जॉइन मी, यू हैव ऑलरेडी जॉइन मी। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीज़ें, ये सारा ज़र्फ़ पैदा करना पड़ेगा मिट्ठू मासूम शाह साहब के अंदर, वरना वो तो बेचारे
ची करके ख़त्म हो जाएंगे ना, ची 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 आवाज़ में ख़त्म। विजन बनाने से काम नहीं होता। विजन बनाने के बाद अपने अंदर वो ज़र्फ़, वो सिफ़ात, वो कैरेक्टर पैदा करना होता है, फिर जाके काम होता है। लोग भी कहते हैं हमने विजन बनाया कुछ नहीं, विजन बनाया कुछ नहीं हुआ। तो सवाल जवाब ये है कि विजन बनाया तो क्या उसके लिए अपने आप को तैयार किया, अपने आप को इस काबिल बनाया भाई? इसलिए वो इन्फ्लुएंस की वर्कशॉप बहुत क्रिटिकल वर्कशॉप है सर, वो भी आएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। और वो इंडिया के जो लोग बैठे ना, मिट्ठू सारे प्यारे भाई, आपके लिए भी है ना, आप टेंशन मत लें। एक साहब कह रहे हैं इंडिया के हालात ख़राब है। इंडिया के सारे हालात ख़राब नहीं, आई एम सॉरी, इंडिया इज़ सो ह्यूज। हम देखते हैं सारे पूरे इंडिया के हालात थोड़ी ख़राब हैं। केरला जो है वो बिल्कुल पीसफुल है। वो जनाब हैदराबाद या दक्कन, हैदराबाद स्टेट जो है उसके बहुत से इलाके पीसफुल है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ ख़राब है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आफियत करे, बेहतर करे, लेकिन नॉट ऑल ऑफ इंडिया इज़ इन ट्रबल, ऐसा नहीं है। फिर श्रीलंका भी तो है, श्रीलंका के तो कोई भी नहीं आ रहा, उनको भी करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत माज़रत, ओवर शॉर्ट द टाइम, बहुत माज़रत। दुआ में याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे 4 to 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वो मेरा जो नंबर डाल दीजिएगा 033322933100, ठीक है।